एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण केमिस्ट्री के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे सवालों पर ही आते हैं। पहला सवाल इनमें से कहा गया है कि तत्वों के आधुनिक आवर्त नियम किसने दिए थे। तो जल्दी से इन सवाल का जवाब दीजिए कि तत्वों के आधुनिक आवर्त नियम किसने दिए थे। तो इसको देने वाले कौन थे, जल्दी से बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी को देने वाले कौन थे? तो ये देने वाले मोसले थे। कौन थे? मोसले ने इसको दिए थे। ठीक है, मोसले। यही मोसले साहब है, यही कौन है? यही मोसले साहब है जिन्होंने तत्वों के आधुनिक आवर्त नियम को दिए थे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? अर्थात कहा गया है कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किसके आधार पर सजाया गया है। तो आपको बता दें, आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ठीक है, अर्थात परमाणु संख्या बाएं से दाएं के से लेकर बढ़ती जाती है, अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी दर्शाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगी परमाणु संख्या के आधार पर। अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 3, इसमें बताइए मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम किस आधार पर दिया था। यही है मेंडलीफ की आवर्त नियम। ठीक है, ये मेंडलीफ की आवर्त नियम है, ये वाला जो है मेंडलीफ की आवर्त नियम है। इन्होंने आवर्त नियम जो दिए थे इनका आधार क्या था? तो आपको बता दें, मेंडलीफ की आवर्त नियम का आधार है परमाणु द्रव्यमान। अर्थात इन्होंने बोले थे कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही इन्हें सजाया जाए। ठीक है, मेंडलीफ ने बोले थे कि परमाणु द्रव्यमान के ही बढ़ते क्रम में सजाया जाए, अर्थात जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है उनको पहले जिनका परमाणु द्रव्यमान जिस प्रकार से अधिक होते जाती है उन्हीं द्रव्यमान के आधार पर ये सजाते जाते थे। ठीक है, बाएं से दाएं लेकर बाएं से दाएं तक लेकर। आपसे एक सवाल पूछते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग है। कितने हैं? 8 वर्ग है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल इसमें से बताइएगा कि न्यूलैंड के नियम किस नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड का नियम किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूलैंड ने जो दिए थे वो ऑक्टेट नियम दिए थे, अष्टक नियम दिए थे। क्या दिए थे? अष्टक नियम। इसीलिए इन्हें अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अष्टक नियम के जाना जाता है। इन्होंने न्यूलैंड साहब ने बताए थे कि संगीत की जो सात स्वर होती है, सा रे गा मा पा दा नी, है ना, सा रे गा मा पा दा नी, संगीत की जो 7 स्वर होती है ये बार बार रिपीट कर रही थी। ये तत्व की परमाणु भार अर्थात तत्व की रासायनिक गुणधर्म ये बार बार रिपीट कर रही थी। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, इस प्रकार से सभी की रिपीट कर रही थी बार बार, है ना। तो इसी प्रकार से इन्होंने अनुमान लगा के बताए न्यूलैंड ने कि न्यूलैंड के ये नियम है, न्यूलैंड के नियम है अष्टक नियम। इसीलिए अष्टक नियम कहा जाता है क्योंकि संगीत के 7 स्वर है, अब प्रत्येक 8वां तत्व बार बार वही गुणधर्म की आती थी, वही गुणधर्म की रिपीट होती थी, इसीलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो त्रिक नियम क्या है? त्रिक नियम को देने वाले डोवरेनर थे। कौन थे? डोवरेनर ने त्रिक नियम को दिए थे। ठीक है, डोवरेनर ने त्रिक नियम को दिए थे। ठीक है, इनके आधार पर, डोवरेनर के आधार पर आगे समझेंगे। आइए अगला सवाल बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो समूह का अर्थ होता है वर्ग। समूह का अर्थ वर्ग। कितने वर्ग है? तो 1 से लेके 2 3 4 5 लगातार कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। इन्हीं 18 वर्गों को 2 उपवर्ग में बांटा गया है, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। उपवर्ग बी में रखा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात संक्रमक तत्व को कहा रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से उपवर्ग ए में रखा गया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक बी उपवर्ग में आ जाती है, और एफ ब्लॉक आ जाती है नीचे, जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बनाती है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा। अगला सवाल का जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी आवर्तें होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी आवर्तें होती हैं? इनमें 7 ही आवर्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, इसीलिए आधुनिक आवर्त में कितने आवर्त? 7 आवर्त ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम आवर्त में कितने तत्व है? जल्दी से बताइए। 2 तत्व। द्वितीय आवर्त में कितने हैं? द्वितीय आवर्त में 8 तत्व। तृतीय आवर्त में 8 तत्व।
चतुर्थ आवर्त में, चतुर्थ आवर्त पंचम आवर्त में कितना 18 तत्व, और छठा और सतवां आवर्त में क्या होते हैं, ये 32 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 32 तत्व। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आवर्तों की संख्या किस पर निर्भर करती है, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए तो इसको। आवर्तों की संख्या किस पर निर्भर करती है, कक्षाओं की संख्या पर। किस पर, परमाणु में उपस्थित कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करती है। अगला सवाल बताइए किस समूह को क्षार धातु कहा जाता है। तो आपको बता दें कि समूह को क्षार धातु कहा जाता है। क्षार धातु ये प्रथम वर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रथम वर्ग को। इसलिए ग्रुप 1 क्या हो जाएगी इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगी ग्रुप 1। ठीक है, और उसके बाद फिर एक क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है ग्रुप 2 को। क्षारीय मृदा धातु ग्रुप 2 को कहा जाता है। और आकिरीय गैस ग्रुप किसको कहा जाता है, आकिरीय गैस कहा जाता है ग्रुप 8वां को। ग्रुप 18वां को आकिरीय गैस कहा जाता है। और ग्रुप 17वां अर्थात 7 ग्रुप को कहा जाता है हैलोजन गैस। क्या कहा जाता है, हैलोजन गैस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बाकी इस सभी को कहा जाता है संक्रमक तत्व। क्या कहा जाता है, संक्रमक तत्व। इन सभी को अधातु और उपधातु में रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल। और नीचे क्या है, लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स, जो आवर्त सारणी से इन्हें बाहर रखा गया है 14-14 करके। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल बताइएगा, अगला सवाल बताइएगा सवाल नंबर 8 कि ग्रुप 2 के तत्व कहलाते हैं। तो अभी तुरंत बताएं, ग्रुप 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्षारीय पृथ्वी तत्व या क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल बताइए ग्रुप 17 के तत्व कहलाते हैं। तो ग्रुप 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, ग्रुप 17 अर्थात 17वां के तत्व क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलोजन। ठीक है, जैसे कि इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। इस प्रकार से शॉर्ट याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसमें से पहला का याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, हालीना के रब सफर, हालीना के रब सफर। दूसरा का शॉर्ट ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तीसरा का क्या है, बिहार आया गया इंडियन टीम, बिहार आया गया इंडियन टीम। चौथा क्या है, काशी जी शांति पाओ, काशी जी शांति पाओ। अगला का क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। फिर क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इस प्रकार से सभी तत्वों को याद किया जाता है शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा इसको, तभी आगे बन पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल 10 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ग्रुप 18वां के तत्व कहलाते हैं। ग्रुप 18वां के तत्व क्या कहलाते हैं, आकिरीय गैस, जो अभी तुरंत बताए थे। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, जल्दी से बताइए। आप सभी को पता होगा फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि अगला सवाल बताइए, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को किस समूह में रखे थे। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कितने समूह रखे थे, उनमें कितना समूह था। तो इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। इनमें 8 समूह था। कितने समूह थे, 8 समूह थे मेंडलीफ के आवर्त सारणी में। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है, 18 समूह है। कितने समूह है, 18 समूह है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 8 समूह अर्थात वर्ग, 8 वर्ग, और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग। ठीक है, जो 2 उपवर्ग में बांटा गया है, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 13, कौन सा तत्व नोबल गैस है, कौन सा तत्व नोबल गैस है, कौन सा है, जल्दी से बताइए। नोबल गैस कौन सा, सोडियम तो नहीं होगा, आर्गन, क्लोरीन और कैल्शियम। ठीक है, सबका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके अंत में 18 है, जिसके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन आएगी वही नोबल गैस कहलाएगी। तो आर्गन के अंत में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आती है, तो ये नोबल गैस है। आर्गन क्या है, नोबल गैस है। तो आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से तत्व नोबल गैस है। तो जल्दी से बताइए, इसमें से कौन कौन से है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, यही सब ना है। बिल्कुल, अगला सवाल का जवाब दीजिए। तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता किस दिशा में बढ़ती है, तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता किस दिशा में बढ़ती है। तो किस दिशा में बढ़ती है, आवर्त में दाएं की ओर, आवर्त में दाएं की ओर जाते विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अर्थात इधर तो धातु है, धातु का विद्युत धनात्मकता होती है, इधर विद्युत ऋणात्मकता, अर्थात बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होती है, दाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए कि आवर्त में क्रमांक बढ़ने पर
परमाणु त्रिज्या क्या होती है? आवर्त में जैसे जैसे क्रमांक बढ़ती है अर्थात बाएं से दाएं जाती है, बाएं से दाएं जाती है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होती है? घटती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आती है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि समूह में नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? अभी तुरंत बताएं। समूह में नीचे की ओर आती है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है, अर्थात धीरे धीरे बड़ा होता जाता है परमाणु, ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। नाभिक सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो बता दे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? फ्रेंसियम। कौन सी है? फ्रेंसियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल का जवाब दीजिए। मेंडलीव किसकी भविष्यवाणी करने में सफल हुआ? तो आपको बता दें मेंडलीव किसकी भविष्यवाणी करने में सफल हुआ? तो ये गैलियम जर्मेनियम का भविष्यवाणी करने में सफल हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम है, गैलियम नहीं है। तो गैलियम का भी भविष्यवाणी करने में सफल हुआ, अर्थात देख सकते हैं स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम, हाफनियम और रेहेडियम, पोलोनियम, अस्टेटिन, इन सभी की भविष्यवाणी करने में ये सफल रहे, ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो आपको बता दें सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी है? लिथियम। इसकी परमाणु संख्या जल्दी से बताइए। परमाणु संख्या 3, क्योंकि सबसे कम परमाणु संख्या वाले तत्व, सबसे कम परमाणु संख्या वाले धातु यही 3 ही होती है, जो लिथियम सबसे हल्की धातु है। इससे लिथियम बैटरी भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लिथियम बैटरी, जिस कारण से इसकी बैटरी काफ़ी हल्की होती है। क्या होती है? काफ़ी हल्की होती है। धातु है, काफ़ी हल्की होती है और ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है, कॉस्टली भी पड़ती है, बिल्कुल। अगला सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा तत्व त्रिक उदाहरण दर्शाता है? त्रिक डोबरेनर का त्रिक नियम दर्शाता है, अर्थात कहा गया है कि दो तत्व के परमाणु भार का औसत, परमाणु भार ले लेंगे और उसे 2 से भागा दे देंगे, तीसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आते हैं। अर्थात पहला और तीसरा तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होते हैं। यही डोबरेनर ने दिए थे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो किस में मैच करती है परमाणु द्रव्यमान भार? जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सा होगी? अगला सवाल का जवाब दीजिए कि किसने तत्वों को अधातु और उपधातु में विभाजित किया था? तो आपको बता दें ये लैबोजियर, यही लैबोजियर साहब है जिन्होंने तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु 3 चीजों में विभाजित किया, 3 चीजों में विभाजित कर दिया था, बांट दिया था, ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल का जवाब दीजिए। ग्रुप 18 को अन्य किस नाम से जानते हैं? ग्रुप 18 को अक्रिय गैस या नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बताइए। हैलोजन को सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। फ्लोरीन ही होगी, क्योंकि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होती है? फ्लोरीन होती है। तो क्रियाशील भी सबसे अधिक फ्लोरीन की ही होती है। अगला सवाल बताइए कि आवर्त सारणी में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो अलग नीचे 2 पंक्ति में, देखिए तो अलग नीचे 2 पंक्ति में ही तो रखे जाते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को। अगला सवाल बताइए कि कौन सा तत्व अधातु है? तो कौन अधातु है? तो सोडियम तो धातु हो जाएगी, मैग्नीशियम धातु हो जाएगी, कैल्शियम धातु हो जाएगी और सल्फर क्या है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बताइए किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है? 281 है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है? तो जल्दी से बताइए, जोड़िए, टोटल कितना होती है? 8 2 10 और 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ा जाता है। 8 2 10 1 11 वाले परमाणु संख्या वाले कौन से तत्व होते हैं? तो सोडियम। कौन होते हैं? सोडियम। मैग्नीशियम का 12, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, बिल्कुल। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि परमाणु संख्या 12 किसका होता है? परमाणु संख्या 12 किसका होता है? तो मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम का। सोडियम का 11, एल्युमिनियम का 13, सल्फर का 16, बिल्कुल। आप लोग याद रख लीजिएगा 50 तक, ठीक है, 50 तक याद रख लीजिएगा तो आपको आगे काम भी देगी, है ना। डायरेक्टली ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, 50 तक कम से कम। कि कौन सा तत्व पूछा गया कि कौन सा तत्व धात्विक है? धात्विक अर्थात धातु है। कौन सा तत्व धातु है? फास्फोरस अधातु है, सल्फर अधातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम ही एक ऐसा है जो धातु है, ठीक है। अगला सवाल बताइए। क्लोरीन की परमाणु संख्या है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। कितनी होती है?
17 होती है क्लोरीन की परमाणु संख्या। अगला सवाल बताइए, कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है तो आप छाट लीजिए कौन कौन सा नोबल गैस होते हैं। नोबल गैस होते हैं हीलियम होते हैं, नियॉन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं, लेकिन क्लोरीन नोबल गैस नहीं है, ये तो हाइड्रोजन गैस है। कैसी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। बिल्कुल। अगला सवाल बताइएगा, न्यूलैंड ने कितने तत्वों पर ऑक्टेव नियम ऑक्टेव नियम लागू किया? कितने तत्वों पर लागू किया था उस समय? उस समय कितने तत्व ज्ञात थे न्यूलैंड के समय में? न्यूलैंड ने क्या लाए थे? अष्टक नियम लाए थे। क्या लाए थे? अष्टक नियम लाए थे। उस समय कितने तत्व ज्ञात थे तो यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कितने तत्व ज्ञात थे उस समय? 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व? 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है। मेंडलीव की सारणी में किस गैस का स्थान नहीं है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस गैस का स्थान नहीं है? जल्दी से बताइए। हीलियम गैस का स्थान नहीं था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। याद कीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हीलियम का कोई स्थान नहीं था। इसके बारे में भविष्यवाणी कर दिया गया था। ठीक है। अगला सवाल बताइए, एक्टिनाइड श्रृंखला का पहला तत्व, एक्टिनाइड श्रृंखला का पहला तत्व क्या हो जाएगी? एक्टिनाइड श्रृंखला का पहला तत्व क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए। एक्टिनियम। क्या है? एक्टिनियम से एक्टिनाइड शुरू होता है, इसलिए एक्टिनियम। ठीक है। अगला सवाल बताइए किस समूह में तीन संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होते हैं, किस समूह में होते हैं? तो जरा देखिए, तो इसी में तो हो जाएगी 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 3 में बढ़ जाएगी, इसीलिए 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए। एक होती है संयोजकता, तो संयोजकता भी इसका कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन ये 15 वाले की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, 8 और कितना? 8 फिर 5, इसमें भी 3 की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका भी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन संयोजक इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आप बताइए इसमें से एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम। यदि संयोजकता पूछता तो 13 वाले के और 15 वाले के दोनों की संयोजकता 3 ही होती है। ठीक है। अगला सवाल बताइए, अल्केलाइन अर्थ धातु का संयोजकता तत्व। अल्केलाइन मतलब कि बोला गया है कि अल्कली जो मेटल होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं, उसके संयोजकता क्या होते हैं? अल्कली मेटल कहा जाता है क्षारीय धातु। ठीक है। अर्थ धातु मतलब बोला गया है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु की संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता 2 होगी और क्षारीय धातु की संयोजकता 1 होगी। ठीक है। क्षारीय मृदा की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। अगला सवाल बताइए, मेंडलीव ने किसके लिए रिक्त स्थान छोड़ा, खाली जगह छोड़ा गया? जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 36, इसमें किसके लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया मेंडलीव के द्वारा? रिक्त स्थान छोड़ा गया गैलियम और जर्मेनियम के द्वारा। अगला सवाल बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु अधिकतर कहाँ पाई जाती है? धातु अधिकतर कहाँ पाई जाती है आधुनिक आवर्त सारणी में? ये पाई जाती है बाईं ओर। कहाँ पाई जाती है? बाईं ओर पाई जाती है। ठीक है। धातु इधर बाईं ओर पाए जाते हैं और दाईं ओर अधातु रहते हैं, और बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात संक्रमण तत्व रहते हैं। ठीक है। अगला सवाल बताइए कि हाइड्रोजन का संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता 1 होती है, क्योंकि इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, इसको 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। उदासीन अक्रिय गैसों का संयोजकता कितनी होती है? उदासीन अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगला सवाल बताइए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। अगला सवाल बताइए, कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो कौन सा तत्व धातु नहीं है? एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, पोटेशियम धातु है, सल्फर धातु नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बताइए, किसने परमाणु संख्या निर्धारित की? परमाणु संख्या के आधार पर किसने तत्वों को सजाया था, अर्थात यही पूछा जा रहा है। तो किसने सजाया था? इसने सजाया था मोसले ने। किसने सजाया था? मोसले ने। अगला सवाल बताइए कि समूह में नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? आपसे यही पूछा गया है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। बढ़ती है, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है। क्योंकि आकार भी क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ते जाती है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटती है। ठीक है। अगला सवाल बताइए कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है? ये है ग्रुप 1 में। ग्रुप
1 में है, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान है। अगला सवाल बताइए कि नोबल गैसों में सबसे भारी गैस कौन सा है? नोबल गैसों में सबसे भारी गैस कौन सा है? इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, कमेंट बॉक्स में छापिए। कौन सा होगी? जो सबसे बड़ा रहेगी परमाणु द्रव्यमान उसी का ना भारी रहेगी। तो रेडॉन की परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक होती है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 86 होती है। कितनी होती है? 86। और क्रिप्टन की 36 और किसका? आर्गन की 18 और किसका? हीलियम की 2। इसलिए इसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए रेडॉन हो जाएगी ऑप्शन में। क्या हो जाएगी? रेडॉन। अगला सवाल बताइए, किस आवर्त में 8 तत्व होते हैं? किस आवर्त में 8 तत्व होते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किस आवर्त में 8 तत्व होते हैं? तो आप बताइए, आपको बोले थे प्रथम में कितने तत्व? 2 तत्व, द्वितीय में 8 तत्व, तृतीय में 8 तत्व, दोनों में 8 तत्व होते, चतुर्थ में 18, पांचवा में 18 और छठा में 32 और सातवां में 32। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगला सवाल का जवाब दीजिए, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल 0 के बराबर होती है। तो इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बताइए, इका एल्युमिनियम किसकी भविष्यवाणी है? इका एल्युमिनियम एक है ना, इका एल्युमिनियम कुछ है जो इसकी किसकी भविष्यवाणी है? इस सवाल का जवाब दीजिए, गैलियम को। गैलियम को कहा जाता है इका एल्युमिनियम। इका एल्युमिनियम के नाम से इन्हें पहले जाना गया था, ठीक है। आगे बताइए, इका सिलिकॉन के नाम से इन्हें पहले किसको जाना गया था? जल्दी से बताइए, इका सिलिकॉन का पुराना नाम ये है, पूछ रहा है, तो ये किसके बारे में जाना गया था? जरा बताइए। 49 का जवाब ये जर्मेनियम के बारे में। किसके बारे में? जर्मेनियम के बारे में जाना गया था, ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए, परमाणु संख्या 20 किसका है? तो परमाणु संख्या 20 किसका है? कैल्शियम का है। पोटेशियम का कितनी है? जल्दी से बताइए। 19 है। कितनी है? 19। सल्फर की 16 और क्लोरीन की 17, ठीक है। इस प्रकार से है। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि ये सभी वीडियो क्वेश्चन बैंक से छाटा हुआ पूछने वाला सवाल है जो कि आने की संभावना 90% तक है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।